सभी को नमस्कार। आज के सत्र में सेशन के अंदर हम आप सबको विदित है कि हमने 19 जनवरी से ग्रेड सेकंड साइंस के लिए विद वीडियो सॉल्यूशन टेस्ट सीरीज की शुरुआत की है। आज इसका पहला पेपर हुआ है 19 जनवरी को, और आज ही इसका जो सॉल्यूशन है वो हमने पहला सॉल्यूशन सबके लिए यूट्यूब पर रखा है। वैसे हमारा जो एप्लीकेशन है एग्ज़ाम हेल्प सूरतगढ़, सारी बाकी टेस्ट से आपको वहीं अवेलेबल होंगे। इसके लिए हमने कुछ एक ऑफ़र भी आपको दिए थे। बहुत साथी कह रहे थे कि सर काफ़ी महंगी है, तो उसमें हमने 2 बार अब से पहले ऑफ़र दिए हैं। 25% ऑफ़र अभी भी चल रहा होगा। तो उस सत्र में आपको बताया गया था कि हम इसके अंदर जैसा आप सामने देख पा रहे हैं कि 13 टॉपिक वाइज, 2 विषयवार, 2 रिवीजन और 2 आपके मेजर, टोटल हम 19 टेस्ट इसके अंदर करवाने जा रहे हैं पूरे सिलेबस के हिसाब से, जिसके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का आपको वीडियो सोल्यूशन मिलने वाला है। और ये टेस्ट सीरीज 19 तारीख से शुरू होकर 1 जून तक आपकी खत्म होगी, और 1 जून तक हम सिलेबस को आपका 3 बार सिलेबस का दौरान करवाएंगे। इसके अंतर्गत आपको 2850 प्रश्नों का विश्लेषणात्मक हल सहित वीडियो मिलेंगे। हस्तलिखित नोट्स जो भी अवेलेबल है वो रहेंगे, विद वीडियो सॉल्यूशन रहने वाली है। 19 तारीख से ये शुरुआत हो चुकी है। ऑनलाइन आपको 1199 और ऑफलाइन यदि आप हैं तो 2199 के अंदर ये टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। ये सेकंड पेपर के लिए। इसी तरह हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो ये भी साथ हमारा टॉपिक है, जिसके अंतर्गत 15 दिन से हमने रखा है ताकि आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को एक साथ कवर कर सकें। इसके लिए आपका फर्स्ट पेपर 15 दिन से रहेगा, सेकंड पेपर आपका हर 7 दिन से रहेगा। ये भी आपका ऑनलाइन 499 रुपये में है, ऑफलाइन आपका क्या रहेगा 799 रुपये के अंदर। इसके अंतर्गत भी आपको अच्छे लेवल के प्रश्न, जिस प्रकार से आरपीएससी जिन टॉपिक से प्रश्न बनाती है उस प्रकार से ही आपको यहाँ प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ एक सूचना ये भी है कि हम इसको अब की बार सूरतगढ़ में न रहकर हमने इसको पूरे राजस्थान के अंदर लॉन्च किया है, जिसके मुख्य सेंटर जो है, जैसे हमारा पहला इसका ऑफलाइन सेंटर जो है सूरतगढ़ के अंदर है, जो 19 तारीख से इसके साथ रहेगा। इसके साथ साथ दूसरा हमारा ऑफलाइन सेंटर सीकर है। सीकर में एड्रेस हमने इसके अंतर्गत दे रखा है, आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीकर, जहां आप ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन आपको उसका सॉल्यूशन एप्लीकेशन पर मिलेगा। ये उन विद्यार्थियों के लिए हमने रखा है। सीकर और जयपुर के अंदर विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा, और आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांड भी थी कि सर हमें सीकर और जयपुर के अंदर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल करो। तो आप ऑफलाइन ओएमआर शीट के ऊपर टेस्ट सीकर में भी दे सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। इस पर नंबर पर आप जाकर संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह आपका तीसरा जो हमारा सेंटर है वो है जोधपुर में। जोधपुर भी ऑफलाइन के रूप में अवेलेबल है। ये आपका सेंटर का एड्रेस दे रखा है, मोबाइल नंबर दे रखा है, आप वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसी तरह जयपुर के अंदर भास्कर क्लासेज के नाम से ऑफलाइन सेंटर है, इसका पूरा एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको दे रखे हैं, वहाँ भी आप इससे जाकर ऑफलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज की मुख्य जानकारी थी। आज का जो सत्र है, इससे पहले बायो और केमिस्ट्री के वीडियो सोल्यूशन हो चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट नंबर 3 फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का हमारे जो टॉपिक है उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको एप्लीकेशन पर आज फ्री कंटेंट के रूप में यूट्यूब पर भी मिल रहा है। तो उसमें हमारे साथ फिजिक्स लेक्चरर अर्जुन जी इसका पूरा जो 40 प्रश्न है फिजिक्स के वो आपको सॉल्यूशन कराएंगे। आप अच्छे से उनको देखें और इस प्रकार के प्रश्नों का ही आपको अभ्यास करना है। बहुत से साथी ऐसे हैं जो ये सोच रहे थे कि हम फिजिक्स छोड़ रहे हैं, तो उन साथियों के लिए जो थ्योरेटिकल यूनिट्स हैं 11वीं 12वीं के, मुख्य रूप से जैसे आपकी बार जो पेपर आया है उसमें ऐसा लगा है कि 11वीं 12वीं के जो पेपर जो 11वीं 12वीं का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रश्न लगभग आप इस पेपर के अंदर हम देखें तो पूरा पेपर लगभग 11-12 से था। और अब आप भी यदि फिजिक्स छोड़ने की तुलना में आप इन कम से कम 5-6 यूनिटें ऐसी है जिसको आप आराम से कर सकते हैं, उनमें से ये यूनिट भी हमारी शामिल है, बिल्कुल थ्योरेटिकल है। तो आप उन यूनिटों को बार बार अभ्यास करें, और जिस प्रकार से इस यूनिट का सॉल्यूशन सर करवा रहे हैं और इस प्रकार के प्रश्न आपको मिल रहे हैं, और आने वाले समय में आपको फिजिक्स की जो बुक है वो भी अवेलेबल होगी, मिल जाएगी, तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको उसमें समाहित मिलेंगे। तो आगे अर्जुन जी जो है आपको इस पेपर के बारे में पूरा आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। तो अभी आगे के 45 जो प्रश्न है वो अर्जुन जी आपको बताएंगे।
नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम हेल्प में आपका स्वागत है। आज 19 जनवरी रविवार को जो 1.0 का पहला टेस्ट हुआ है, उसमें भौतिक विज्ञान के जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, उसका वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे हम। तो इस टेस्ट में हमने फिजिक्स के जो टॉपिक डाले थे, वो टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। ये बेसिकली 11th क्लास की जो प्रत्यास्थता वाला लेसन है और उससे आगे वाला जो आपने द्रवों के तरलों के यांत्रिक गुण वाला जो लेसन है, वो दोनों लेसन इसमें ऐड है। और टॉपिक इसमें है कि प्रत्यास्थता वाले में से कि प्रत्यास्थता क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल, विकृति, और कोई छड़ है उसके ऊपर W भार लटका दे तो कितना बंकन होगा उसमें, इस तरीके के क्वेश्चन थे। या किसी तार को खींचने में उसमें कितनी प्रत्यास्थ ऊर्जा संचित होता है। तो ये टॉपिक थे इस लेसन में। और आगे वाले लेसन में जो है टॉपिक, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पूरे लेसन से नहीं पूछ जाते क्वेश्चन। इसमें आपको तरलों का जहाँ से प्रवाह है वहाँ से, कि तरलों के प्रवाह में आ जाता है रेनॉल्ड संख्या आ जाती है, विद्युत प्रवाह होता है, धारा रेखीय प्रवाह होता है, उसके बाद है श्यानता क्या होती है, श्यान बल क्या होता है, अंततः समीकरण क्या है, और बर्नौली समीकरण क्या है। इतने टॉपिक आपको करने हैं। प्रश्न तनाव वगैरह अब नहीं है, आप नहीं पढ़ना है उनको। तो अपने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे अब। तो आपने अच्छे से क्वेश्चन किए होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित 4 तार एक ही पदार्थ से बने हैं, यदि सभी पर समान तनाव लगाया जाए तो किसमें सबसे अधिक प्रसार होगा। आपको ये जो चारों ऑप्शन है उसमें 4 अलग अलग तार हैं, कि इनकी लंबाइयाँ अलग अलग है और इनके व्यास भी अलग अलग है। आपसे पूछा है कि किस में सबसे अधिक प्रसार होगा। तो चूंकि ये प्रत्यास्थता के लेसन से है, तो आपने फॉर्मूला थोड़ा सा आइडिया होगा आपको फॉर्मूले का, कि तार के लिए हम जब उस पर बल लगाते हैं, खींचते हैं, तो उसकी लंबाई को 29 बल लगाया, तो मान लो लंबाई में परिवर्तन हुआ है, तो हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक होता है प्रतिबल और विकृति का अनुपात। तो प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, और इसमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक लगेगा। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला होता है y बराबर प्रतिबल बट्टा में, ये प्रतिबल का फॉर्मूला है, विकृति होती है डेल्टा एल बट्टा में एल, लंबाई में परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक लंबाई। ये विकृति का फॉर्मूला है और ये प्रतिबल का, जिसको हम थोड़ा सोल्व करके लिखें तो ऐसे लिखेंगे एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एल। लेकिन आपसे पूछा है प्रसार, यानी कि लंबाई में परिवर्तन, तो प्रसार का फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा। तो डेल्टा एल को इधर ले जाता हूँ और वाई को इधर, तो ये इधर आ जाएगी। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू आएगा एफ एल अपॉन में ए वाई। तो प्रसार किस में ज़्यादा होगा, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं कि एक वायर तार के बारे में दिया। तो तार का जो, ये तार की क्या होती है त्रिज्या, ये जो वर्ताकार क्षेत्रफल है, इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं इसे, इसकी त्रिज्या मान लो कितनी आर। तो इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान कितना होगा, ए बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं इसको। तो डेल्टा एल बराबर हम लिखेंगे, डेल्टा एल बराबर एफ एल पाई आर स्क्वायर और वाई। तो प्रसार जो बेसिकली है वो डेल्टा एल का मान है वो, जैसे इसके हिसाब से लंबाई, और किसकी बात हो रही है, व्यास, व्यास का आधा कोण होती है त्रिज्या। तो हमारे फॉर्मूले में त्रिज्या है, कोई बात नहीं, जैसे त्रिज्या उसी हिसाब से व्यास आ जाएगा। तो जिसकी व्यास ज़्यादा उसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी। तो प्रसार है वो इस लंबाई के समानुपाती है, लेकिन त्रिज्या के वर्ग के क्या है, हमारे मतलब का इतना ही काम है ये, डेल्टा एल समानुपाती एल अपॉन में आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रसार ज़्यादा चाहिए, अधिक प्रसार, तो डेल्टा एल का मान ज़्यादा चाहिए आपको। तो ये समानुपाती है जो एल, उसका मान ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आर का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए।
तो आप दिए गए सभी एग्जाम्पल में क्योंकि बल का मान तो समान है तो बल तो समान रहेगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, आप देखिए सबसे लंबाई जिसकी सबसे ज़्यादा है उसका प्रसार सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन त्रिज्या का क्या है, इसमें स्क्वायर है, तो इसमें डेल्टा एल इज इक्वल टू जिसकी त्रिज्या सबसे कम होगी, तो त्रिज्या देखिए त्रिज्या की वर्ग है तो त्रिज्या सबसे कम किसकी होगी, इस वाले की होगी। तो त्रिज्या के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर देंगे, जिसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा तार की लंबाई 50 सेंटीमीटर तथा तार का व्यास 0.5 mm, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। एक स्टील की तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2 × 10 की पावर 11 पास्कल है। ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान दिया है y बराबर 2 × 10 की पावर 11 पास्कल तथा इसकी प्रत्यास्थता सीमा 2 × 10 की पावर 8 पास्कल है। ये जो है मान एक्चुअल में ये मान प्रतिबल का मान दिया हुआ है। प्रत्यास्थता सीमा मतलब है कि इतना प्रतिबल लगने के बाद तार क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये एक तरीके का प्रतिबल का मान है। इसको मैं एक बार के लिए बोल देता हूँ कि ये टूटन प्रतिबल है। इसके बाद तार टूट जाएगा। टूटन प्रतिबल कितना दिया हुआ है, 2.5 × 10 की पावर 8 पास्कल। लंबाई 3 मीटर है तो तार की लंबाई है 3 मीटर, एल बराबर 3 मीटर तथा व्यास 2 मिलीमीटर है। तो व्यास अगर 2 मिलीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। त्रिज्या आधी हो जाएगी तो आर बराबर आधी हो जाएगी, तो मतलब 1 mm हो जाएगी। 1 mm का मतलब 1 × 10 की पावर -3 मीटर वाले एक स्टील की तार को प्रत्यास्थता सीमा आने से पहले कितना खींचा जा सकता है। तो कितना खींचा जा सकता है मतलब आप इसमें भी किसका मान निकालना, आपको डेल्टा एल का मान ज्ञात करना है। सेम वही फॉर्मूला। तो डेल्टा एल बराबर अभी हमने किया था, क्या होता है डेल्टा एल बराबर, तो डेल्टा एल बराबर होता है एफ बट्टा में पाई आर स्क्वायर वाई इंटू में एल, ये होता है। अब बात यह है कि एफ कहाँ से लाएंगे, एफ का मान इससे ही निकालना है आपको। इस सिचुएशन में जब टूटने वाला जो प्रतिबल है इतना है तो उसमें बल कितना होगा, तो बल होगा एफ बराबर ये टूटन प्रतिबल इंटू में क्या होगा, क्षेत्रफल। क्योंकि प्रतिबल बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। तो देखिए कितना मान आएगा इसका एफ का, तो एफ का मान आएगा, प्रतिबल जो है वो है 2.5 × 10 की पावर 8 और क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है पाई और आर का मान कितना है, तो आर का मान 1 mm, 1 mm मतलब 1 × 10 की पावर -3 है। ये आ जाएगा 1 × 10 की पावर -6, ये हो जाएगा। तो ये मान यहाँ रखना है आपको। वैसे आपको फॉर्मूले में दिख रहा है ये, यहाँ पे आपको एफ मैक्सिमम लगाना है। ये एफ मैक्सिमम का मान है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना बल लगाना है। तो अब ये सारे मान रख देंगे अपने। एफ मैक्सिमम का मान है 2.5 × 10 की पावर 8 गुणा में पाई गुणा में 10 की पावर -6 और लंबाई कितनी है इसकी, तो लंबाई है इसकी 3 मीटर बट्टा में पाई का मान, पाई का पाई रख देता हूँ, पाई से पाई कट जाएगा। आर का मान कितना है, यही वापस रखना है 10 की पावर आर स्क्वायर है, आर की मान है 10 की पावर -3 तो स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -6 इंटू वाई का मान है 2 × 10 की पावर 11। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 3.75 × 10 की पावर -3। तो ये आ जाएगा 3.75 mm। इसका आंसर ये हो जाएगा। ऐसे कर देंगे हम इसको, पीछे वाले जैसा ही है ये सवाल। तीसरा प्रश्न है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के ऊपरी तथा निचले सतहों पर 10 न्यूटन बल विपरीत दिशा में लगाने पर ऊपरी सतह अपने समांतर 0.5 सेंटीमीटर सरक जाती है। इसी पदार्थ के
20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक दूसरे घन के लिए उपरोक्त परिस्थिति में विस्थापन होगा। तो दो घन है अलग अलग, एक ये घन है, अब ये घन या घनाभ, घन ही समझना आप इसको। तो बल लगाया सफर रेखा दिशा में, तो ये जो ये पॉइंट है ये यहाँ पहुँच गया, मतलब ये घन ऐसे हो गया। तो ये कह रहा है कि ये जो विस्थापन है वो कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, और इस घन की भुजा कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि इसी पदार्थ का दूसरा घन है, लेकिन उसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इस पर भी इतना ही बल लगाया, तो ये कितना सरक जाएगा ये आपको बताना है। ये इतना सरक गया है, तो मान लो ये विस्थापन है x1 और ये विस्थापन है x2, तो आपको बताना है समान पदार्थ के। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो बल लगाया गया स्पर्श रेखा लगाया गया बल, तो यहाँ जो प्रतिबल उत्पन्न होगा वो स्पर्शीय प्रतिबल उत्पन्न होगा। तो स्पर्शीय प्रतिबल के लिए जो हम प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ते हैं वो है अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। तो अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक होता है गुणांक नीटा बराबर स्पर्शीय प्रतिबल बट्टा में अपरूपण विकृति। और मान लेते हैं कि ये वाली भुजा ऐसे हो गई थी, ये थीटा पैदा हुआ है ये, तो और ये मान लेते हैं लंबाई कितनी है एल। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा, विकृति कितनी होगी, विकृति थीटा के हिसाब से निकालें, थीटा बराबर होगा चाप बट्टा त्रिज्या, तो एक्स बट्टा एल। और स्पर्शीय के प्रतिबल का फॉर्मूला वही एफ बट्टा में ए। और अपरूपण विकृति का क्या होगा, अपरूपण विकृति होगी एक्स बट्टा में एल, ये हो जाएगी। तो अब अपने इसको सोल्व करना है, विस्थापन का अनुपात निकालना है। तो इसको थोड़ा सोल्व करें तो ये आएगा एफ एल बट्टा में ए एक्स। तो यहाँ से x का फॉर्मूला क्या निकलेगा, x का फॉर्मूला निकलेगा एफ एल बट्टा में ए वाई। ठीक है, अब निकालना किसका मान है आपको, x2 का। तो अब x का फॉर्मूला आ गया है, तो हम सीधा अनुपात निकाल लेंगे, x2 बट्टा में x1 कर देंगे, x2 बट्टा में x1 कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो इतना आप नोट करके आगे अपने सोल्व करते हैं इसको। तो इसी पे सोल्व करना पड़ेगा ये, x2 बट्टा में x1 को। तो देखो बल तो दोनों टाइम में समान लगाया है, बल का मान कितना है, 10 न्यूटन। तो जब अनुपात निकालेंगे अपने, तो इसके लिए भी एफ आएगा और इसके लिए एफ वो कट जाएगा। तो हम तो सिर्फ एल ए और सॉरी ये नीटा है, नीटा भी नहीं लेंगे क्योंकि पदार्थ क्या है, समान है। इसका मतलब इस फॉर्मूले के लिए हमारे जो काम आए वो है एक्स है वो एल और ए के क्या है, एक्स है वो एल और ए के क्या है, एल के समानुपाती और ए के व्युत्क्रमानुपाती है। बस इतने से काम चल जाएगा। तो x2 बटा x1, तो x2 x है वो एल के समानुपाती है, तो x2 के सामने L2 आएगा और x1 के सामने L1 आएगा। लेकिन x a के समान व्युत्क्रमानुपाती है, तो x2 के सामने तो आएगा a2 और x1 के सामने आएगा, इसमें आएगा a1 और ये आएगा a2, ऐसे हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर देंगे अपने। तो L2 का मान कितना है, तो दूसरी जो भुजा है उसका मान है 20, तो 20 बट्टा में L1 का मान कितना है, 10, और A का मान कितना होगा, तो घन का क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी हाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं सॉरी, ये घन की एक भुजा का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, क्योंकि घन की एक जो एक साइड होती है वो कैसी होती है, वर्गाकार होती है। तो कैसे लिखेंगे, ये होगा, ये a1 है, a1 का मान मतलब 10 सेंटीमीटर भुजा, तो भुजा गुणा भुजा यानी कि 10 गुणा 10, और इसका होगा 20 गुणा 20। तो इसको जब हम काट के करेंगे सोल्व, तो ये आएगा 1/2, यानी कि x2 बट्टा में x1 आ गया, वो 1/2 आ गया। तो x2 बराबर आएगा x1/2, और x1 का मान कितना है, 0.5 बट्टा में 2, यानी कि 0.25 सेंटीमीटर। ऐसे सोल्व हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये, आगे चलते हैं।
दो तारों ए तथा बी के यंग प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात 7:4 है। दो तार है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम किससे लिखते हैं? y से। तो आपको अनुपात दिया हुआ है, मतलब वाई ए बट्टा में वाई बी बराबर दिया हुआ है आपको 7/4, यानी कि वाई ए 7 है तो वाई बी कितना है? 4 है। तथा ए की लंबाई 2 मीटर तथा त्रिज्या कितनी है? r। पहले तार की लंबाई को हम एल ए से लिख लेते हैं, वो कितनी है? तो वो है 2 मीटर। और पहले तार की जो त्रिज्या है उसको मैं आर ए मान लेता हूँ, वो कितनी है? कैपिटल आर है। यदि दूसरे तार के बारे में बात करें तो दूसरे तार के लिए क्या है? दूसरे तार की जो लंबाई है, दूसरे तार की लंबाई बी की लंबाई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर तथा त्रिज्या कितनी है? 2 मीटर। तो त्रिज्या दे रखी है आर बी बराबर 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर यानी कि 2 × 10⁻³ मीटर। यदि इन दोनों तारों की लंबाई में वृद्धि एक दिए गए भार के कारण बराबर है तो आर का सन्निकट मान होगा। मतलब आपको ये सारी राशियां दी हुई है, इसमें ये कैपिटल आर है उसका मान निकालना है। तो कैपिटल आर का मान कैसे निकालेंगे? कैपिटल आर मतलब आर ए का मान निकालना है। आर बी का मान आपको दिया हुआ है, आर ए का मान पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यंग प्रत्यास्थता गुणांक आपको दिया, इसमें दिया हुआ है कि दोनों तारों की लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि कौन होती है? डेल्टा एल। तो आपको ये दिया हुआ है डेल्टा एल ए बराबर है डेल्टा एल, ये आपको दिया हुआ है। तो अब आपके सामने जब इतना डाटा आ गया तो आपको पता है फॉर्मूला कौन सा होगा? फॉर्मूला यही होगा, वाई बराबर एफ एल बट्टा में ए डेल्टा एल। तो डेल्टा एल कितना आएगा? तो डेल्टा एल नहीं, ये इसको मैं लिख सकता हूँ एफ एल बट्टा में डेल्टा एल निकालना होगा। डेल्टा एल बराबर आएगा एफ एल ए वाई, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको इसमें? अच्छा, एक चीज और इसमें कि दोनों तारों पे बराबर बल लगाया गया तो एफ ए बट्टा में एफ बी का मान कितना है? 1 है। ऐसे भी आपको याद रखना है। तो और त्रिज्याओं का अनुपात पूछा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ एल बट्टा में पाई आर स्क्वायर वाई। त्रिज्याओं के लिए सूत्र के साथ पूछूं तो मैं आर स्क्वायर इधर आ जाएगा और एफ एल बट्टा में पाई डेल्टा एल और वाई, ये आएगा। ऐसे कर सकते हैं अपने। ठीक है, तो अब अपने क्या करेंगे? आर ए स्क्वायर बट्टा में करेंगे आर बी स्क्वायर, ये करेंगे। तो एफ और एल के समानुपाती है। जब अनुपात निकालते हैं तो इसके आर के इस आर के फॉर्मूले में पाई आएगा, इसके फॉर्मूले में पाई आएगा, तो वो कट जाएगा और बाकी को आपको लिखना होगा। तो एफ के साथ में कैसे लिखूंगा? तो आएगा एफ ए बट्टा में एफ बी, ये आएगा गुणा में एल, एल के भी समानुपाती है तो एल ए बट्टा में एल बी आएगा। डेल्टा एल भी समानुपाती है तो डेल्टा एल बी बट्टा में डेल्टा एल ए आएगा। वाई के भी व्युत्पन्नपाती है तो आएगा वाई बी बट्टा में वाई वाई ए, ऐसे कर देंगे इसमें। ठीक है, इसमें थोड़ा सा है कि आप थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो। यहीं से मैंने जैसे ये पहले डेल्टा निकाला तो आप सीधा यहाँ पाई आर स्क्वायर लिख के भी काम कर सकते थे। पाई आर स्क्वायर यहाँ आ जाता तो सीधा वाई इधर और आर स्क्वायर इधर आ जाता, ऐसे भी कर सकते थे आप। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है। एफ ए बट्टा में एफ बी का मान कितना है? तो एफ ए बट्टा में एफ बी का मान है 1, तो 1। और एल ए बट्टा में एल बी, तो एल ए का मान कितना है? पहले तार की लंबाई 2 और दूसरे की है 1.5। फिर डेल्टा एल बी बट्टा में डेल्टा ए, तो डेल्टा एल बी बट्टा में डेल्टा एल है, जो दोनों बराबर हैं। तो बराबर है तो उनका अनुपात कितना होगा? उनका अनुपात होगा 1। और
वाई बी बटा में वाई ए कितना होगा, तो वाई बी बटा में वाई ए होगा, वाई बी बटा में वाई ए दिया हुआ है, इसको लिख देंगे 4/7, इसको क्या लिख देंगे 4/7। अब इसको सोल्व कर देंगे अपने, तो आर ए स्क्वायर बट्टा में आर बी स्क्वायर बराबर जो आएगा मान, वो सारे मान रखेंगे अपने, और इस संख्या को आप हल कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.7 mm। आगे आप सोल्व कर लेंगे, थोड़ा लंबा हो गया तो आगे आप सोल्व कर लेना। आर ए स्क्वायर बट्टा में आर बी स्क्वायर बराबर ये रख करके, और आर बी का मान आपको दिया हुआ है, और फिर हम इसका वर्गमूल करके कर देंगे इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कोई आदर्श तरल 2.5 सेंटीमीटर तथा 3.75 सेंटीमीटर व्यासों वाले दो भागों के बने वर्ग के अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली में बहता है, दोनों नलियों में वेगों का अनुपात। तो एक नली ऐसे है, ऐसे है, इसका जो व्यास है वो दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, और इसका व्यास है वो है 3.7 सेंटीमीटर। यहाँ पर वेग मान लो आदर्श ध्रुव बह रहा है, इसमें यहाँ पे वेग है v1 और यहाँ पर वेग है v2। ठीक है, दोनों नलियों में वेगों का अनुपात, यानी कि आपको v1 बट्टा में v2 निकालना है, v1 बट्टा में v2 निकालना है। तो ऐसा सवाल है जिसमें हम कौन समीकरण लगाएंगे, सातत्य समीकरण। सातत्य समीकरण होती है कि किसी भी नली में किसी भी हिस्से पर 1 सेकंड में प्रवाहित द्रव का जो आयतन होता है वो सब में क्या होता है, समान होता है, या द्रव प्रवाह की दर है वो क्या रहती है, समान, या नली का क्षेत्रफल और वेग का गुणा हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले सिरे पे मान लो a1 b1 है तो उसका मान a2 b2 क्या होगा बराबर, यहाँ a1 b1 और यहाँ ये क्षेत्रफल है a1 और ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है a2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई r1 स्क्वायर b1 बराबर पाई r2 स्क्वायर b2, ऐसे कर सकता हूँ। तो ये आएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आपको v1 बट्टा में v2 निकालना है, तो v2 इधर ले आओ और v1 इधर ले जाओ, ये आएगा r1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मान रखने हैं, तो मान आप ऐसे रखेंगे 2.5 बट्टा में 2 की स्क्वायर बट्टा में 3.5 आएगा 3.75, और ये आएगा 2.5 बट्टा में 2 की स्क्वायर, क्योंकि ऊपर R2 का मान, ये R2 है और ये कौन है R, वैसे व्यास है ये D1 है और ये D2 है, तो D1/2 यानी कि इसका आधा त्रिज्या R1 और इसका आधा त्रिज्या R2। तो ये तो आपको पता है, नीचे वाले 2 है, इसमें 2 है, कट जाएंगे, तो बनेगा क्या, ये बनेगा 3.75 गुणा में 3.75 बट्टा में 2.5 इंटू 2.5, ये बन जाएगा। इनके पॉइंट उठाएंगे तो 250 बन जाएगा, और ये 375, फिर ये जिसके भी पाड़े से कटता है काट देंगे, ये कट जाएगा और उत्तर आएगा 9:4, ऐसे आ जाएगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। विक्षुब्ध प्रवाह के लिए रेनॉल्ड्स संख्या का मान होता है, तो रेनॉल्ड्स संख्या आपको पता है, फॉर्मूला होता है रेनॉल्ड्स संख्या में से रो बी डी अपॉन में बीटा। रो द्रव का घनत्व है, बी वेग है, डी उस नली का जिस नली में बह रहा है उसका व्यास है, और बीटा क्या है, उस द्रव का श्यानता गुणा। और रेनॉल्ड्स संख्या में मान दिया जाता है कि इतने तक द्रव का प्रवाह वो धारा रेखीय रहेगा, और इसके बाद वो क्या हो जाता है, विद्युत प्रवाह। तो जब तक आर ई का मान 1000 है तब तक तो कैसा प्रवाह रहेगा, धारा रेखीय। कैसा प्रवाह होगा, धारा रेखीय। और जैसे 1000 से ज़्यादा होगा तो धीरे धीरे धारा रेखीय प्रवाह विद्युत प्रवाह में बदलना शुरू हो जाएगा, और जब 2000 से वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो पक्की बात है कि प्रवाह पूरा का पूरा कैसा होगा, विक्षुब्ध प्रवाह होगा। तो आर ई ग्रेटर देन 2000, ये इसका मान है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 1.7 ग्राम
प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले तरल से 2 सेंटीमीटर व्यास वाले गैस बुलबुले एक नियत चाल 0.35 सेंटीमीटर पर सेकंड से बाहर निकल रहे हैं। गैस का घनत्व नगण्य है, द्रव का श्यानता गुणांक निकालिए। तो इस प्रश्न में गौर करने वाली बात है कि सारे मात्रक सीजीएस पद्धति में और जो आंसर आया वो भी सीजीएस पद्धति में वाइज। तो आपको किसी राशि को किसी में बदलने की जरूरत नहीं है, सारा सीजीएस पद्धति में है काम। अब निकालना किसका नाम मान है, द्रव का श्यानता गुणांक। और आपको नियत चाल यानी कि ये एक्चुअल में कौन से वेग का मान है, ये अंतिम वेग का। ये द्रव है जिसमें से एक पानी का इसका गैस का बुलबुला ऊपर उठ रहा है। अब ऊपर उठ रहा है, वैसे नॉर्मली आपने पढ़ा है इसके लिए कि गेंद आती है नीचे नियत वेग v से, उसका फॉर्मूला होता है v बराबर 2/9 r स्क्वायर सिग्मा माइनस रो g अपॉन में मीटा। ये फॉर्मूला लगाएंगे इसमें भी। लेकिन इसमें ये गेंद नीचे आ रही है और इसमें बुलबुला ऊपर जा रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज है। मतलब आंसर वैसे इसके हिसाब से ये वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की ओर है। तो उसमें नहीं जाना है अपने को सिर्फ इसी फॉर्मूला डिस्कस करना है। वैसे एक्चुअल में सिग्मा जो होता है वो जो गोलाकार वस्तु है उसका घनत्व होता है। तो लेकिन इस फॉर्मूले में देखिए इस सवाल में कि गैस का घनत्व नगण्य है, मतलब सिग्मा का मान नगण्य है। तो ये आंसर किस में आएगा, माइनस में। अब माइनस में आने का मतलब है कि वो वेग है, जो चाल है, वो जो आपने फॉर्मूला लिखा है उसके जस्ट क्या है, विपरीत है। तो माइनस में जाएंगे, मतलब हम इसका मान 0 कर देंगे, उत्तर हम प्लस में निकालेंगे। ठीक है, तो नीटा बराबर क्या होगा, तो नीटा बराबर होगा बी, इधर आ जाएगा 2/9 r स्क्वायर सिग्मा माइनस रो और जी बट्टा में बी। तो अब सारे मान रख देंगे हम। 2/9 r का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर व्यास है, तो r होगा 1 सेंटीमीटर गुणा में सिग्मा का मान तो 0 है। अब ये माइनस वगैरह रो माइनस नहीं रखना है आपको, सीधा मतलब मान जो भी आएगा रो का वो रो का ही आएगा। ये 0 हो गया तो रो का मान कितना है, वो है, इस 0 को मैं हटा ही देता हूँ, सीधा लिखूंगा 1.75 इंटू, ये गुणा का निशान है, ये कुछ नहीं ऐसे है, तो 1.75 और इंटू में जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपको सेंटीमीटर में बदलना है तो हम 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 980 ले लेंगे हम। बट्टा में क्या है, बी का मान कितना है, बी का मान है 0.35। 2/9 गुणा में 1 गुणा में 1.75 इंटू 980 बट्टा में 0.35। इन सब को जब हम सॉल्व करेंगे तो उत्तर जो आएगा वो आएगा लगभग 1088.88 और ये वाइज में आएगा। श्यानता गुणांक का जो सीजीएस पद्धति मात्रक होता है वो ये होता है। तो ये आंसर सबसे निकटतम इसके है 1089 वाइज आ जाएगा। ऐसे कर देंगे इसको, आगे चलते हैं। 0.3 mm त्रिज्या वाले बारिश की बूंद हवा में क्रांतिक वेग 1 मीटर प्रति सेकंड से गिर रहा है। हवा की श्यानता 18 गुणा 10 की पावर माइनस 5 वाइज है। बारिश की बूंद पर श्यान आकर्षण बल होगा। तो श्यान बल का मान पूछा है, त्रिज्या दी हुई है गेंद की, तो गेंद की त्रिज्या है 0.3 mm। 0.3 मतलब 0.3 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 0.03 इंटू में 10 की पावर माइनस 2 मीटर, और 10 की पावर माइनस 2 मीटर मतलब सेंटीमीटर हो गया। मतलब आर का मान आपको 0.03 सेंटीमीटर लेना है। बारिश की बूंद हवा में क्रांतिक वेग का मान कितना है, तो क्रांतिक वेग का मान है 1 मीटर प्रति सेकंड। तो क्रांतिक वेग है 1 मीटर प्रति सेकंड। और श्यानता गुणांक मतलब नीटा का मान दिया हुआ है 18 गुणा 10 की पावर माइनस 5 वाइज। तो ये सारा ये भी सेंटीमीटर में हो गया,
ये भी CGS में है, ये भी CGS पद्धति में है, और तो इसको भी CGS में लेना होगा तो ये होगा 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको श्यान बल निकालना, तो श्यान बल का उत्तर भी डाइन में आएगा, CGS पद्धति में आएगा। तो श्यान बल का फॉर्मूला होता है, जब ये मान दियो तो 6 पाई मीटा आर बी, मीटा आर बी, ये फॉर्मूला होता है। तो सिंपल ये सारे मान रखने हैं आपको, 6 गुणा में 3.1, 4 गुणा में 18 गुणा 10 की पावर -5, त्रिज्या 0.03 सेंटीमीटर गुणा में कितना आएगा, v का मान आएगा 100। इन सब को सोल्व कर देंगे हम तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.018 इंटू 10⁻², ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। सीमांत वेग हासिल करने के पश्चात श्यान द्रव में गिर रही वस्तु का त्वरण होगा। तो सीमांत वेग एक्चुअल में कब होता है, देखिए कि एक गेंद है इस द्रव में गिर रही है, तो शुरुआत में अपने भार बल mg के कारण वो जल्दी जल्दी चलेगी, लेकिन जैसे जैसे द्रव में आएगी, तो जब भी कोई गोलाकार वस्तु द्रव में आ रही है तो द्रव के द्वारा उस पर ऊपर की ओर 2 बल लगते हैं, एक तो श्यान बल और एक लगता है उत्प्लावन बल। तो नीचे तो भार बल है और ऊपर बल कौन कौन से लग रहे हैं, श्यान बल और कौन सा बल, उत्प्लावन बल। तो ये अभी एक्टिव हुई हैं, तो गेंद जब मान यहाँ पहुँचेगी तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ऊपर की ओर लगने वाले बल नीचे की ओर लगने वाले बलों के क्या हो जाएंगे, बराबर, और बराबर हो जाएंगे तो इस बॉल पे परिणामी बल कितना हो जाएगा, तो परिणामी बल है नेट फोर्स, वो कितना हो जाएगा, 0। अब बल 0 है तो त्वरण कितना हो जाएगा, 0। और वस्तु कैसे, वस्तु नीचे आती रहेगी, गति करती रहेगी, त्वरण 0, लेकिन वस्तु नीचे की ओर गति करती रहेगी एक नियत वेग से। अगर वेग नियत है तो भी त्वरण कितना होता है, 0 होता है। और उसी नियत वेग को हम क्या बोलते हैं, सीमांत वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमांत वेग। तो सीमांत वेग क्या होता है, एक नियत वेग होता है। तो नियत वेग है तो त्वरण कितना होगा, 0। त्वरण कितना होता है, 0। आगे चलते हैं। अब चित्रानुसार किसी क्षैतिज नली में कोई द्रव बहता है, दोनों भागों में द्रव के वेग जिनके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A1/A2 है, क्रमशः V1/V2 है। दोनों ऊर्ध्वाधर नलियों में द्रव के स्तर में अंतर h है। तो इसमें देखिए क्या होगा, एक्चुअल में आपको दिख रहा होगा कि ऐसा आपने बर्नौली थ्योरम में पढ़ा है, बर्नौली के अंदर। तो इसमें बर्नौली पर में यूज करेंगे, ऑप्शन में भी ऐसा कुछ दिख रहा है तो हम बर्नौली थ्योरम यूज करेंगे इसमें। तो इसमें क्या है कि A1 है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और यहाँ कितना है, A2 है। ये A1 है और ये A2 है, ये वाला। तो यहाँ वेग कितना है, A1 है जहाँ, वहाँ वेग है V1, और जहाँ A2 है वहाँ वेग है V2। वेग कितना है यहाँ पे, V2 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बर्नौली समीकरण यूज करेंगे दोनों पर, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये मान लेते हैं P है और ये सीधा कौन है, Q। तो P पर क्या होगा, बर्नौली समीकरण क्या होती है, तो बर्नौली समीकरण होती है P1 प्लस में 1/2 रो V1 स्क्वायर। और देखिए ये हम तल से ऊंचाई लेंगे तो ये ऊंचाई क्या आएगी, बराबर आएगी। तो मतलब हाइट का इश्यू नहीं है, हाइट यहाँ वाली हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर प्रेशर है वो P1 है और यहाँ पर प्रेशर कितना है, P2 है। ठीक है, तो ये P2 है। अब देखिए P1 रो V2 के बराबर, एक तीसरा जो टर्म होती है रो GH को हमने धरातल से माना है तो वो 0 है। तो इतनी समीकरण यूज करेंगे, P2 प्लस में 1/2 रो V2 की स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, अब आपने ये पढ़ा होगा इसमें कि ये द्रव है, इसमें कोई 2 पॉइंट है, एक तो ये है पॉइंट, एक ये पॉइंट है P। यहाँ पे दाब मान लो P1 है और यहाँ पर कितना है, P2। तो ये दाब ज़्यादा और ये दाब क्या है, कम। इन दोनों दाबों का जो अंतर होता है
P2 माइनस P1 वो कितना होता है, तो वो होता है रो जी एच। कितना होता है, रो जी एच होता है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे अपने जब इसको इधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे तो आएगा P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। तो P1 माइनस P2 यानी कि दोनों पॉइंटों का जो दाबांतर है वो कितना है, रो जी एच। और इसमें से 1/2 रो कॉमन आ जाएगा और V2 स्क्वायर माइनस क्या बनेगा, V1 स्क्वायर। तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बराबर 2, इसके साथ गुणा में आ जाएगा 2GH। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बर्नौली थ्योरम से कर देंगे इसको हम। आगे चलते हैं। 20 मीटर ऊंचाई के एक बेलन जल से पूर्ण रूप से भरा है। बेलन के निचले तल के पास बेलन की दीवार पर एक छिद्र में जल के बहिस्त्राव वेग क्या हो। तो इसमें हम ये बताया कि एक बेलन है, जल से पूरा भरा हुआ है और ये 30 मीटर ऊंचाई पर एक छेद है जहाँ से द्रव बाहर निकल रहा है। तो ये जिस वेग से बाहर निकल रहा है उस वेग का मान आपको पूछा है। तो ये इसको मान लेते हैं हाइट कितनी h। तो टोरिसेली प्रमेय या टोरिसेली सिद्धांत है कि जो v का मान होगा वो होगा 2GH। v बराबर 2 गुना में g का मान अभी नहीं दिया हुआ है तो आप वैसे हम 9.8 ले लेते हैं। h का मान कितना है, कितनी ऊंचाई पर छेद है, तो इसको 10 लेना पड़ेगा आपको, 10 गुना में 20। तो कितनी ऊंचाई तक जल भरा हुआ था, h ऊंचाई, h ये सॉरी ये ऊंचाई मानी जाएगी। h ऊंचाई तक भरा हुआ है तो कितना होगा ये v बराबर, ये हो ही गया, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा और 400 का रूट कितना होगा 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, जहाँ तक पानी भरा उससे बात कर रहे हैं। तो यहाँ से कितनी ऊंचाई, एकदम नीचे वाले तली पर है ये, तो कितनी हाइट पर है द्रव, 20 मीटर पर है। दीवार पर एक छिद्र है, तल के पास बेलन की दीवार पर एक, मतलब ये इस चित्र को थोड़ा सही कर लेते हैं। ये यहाँ पर छिद्र है, यहाँ से पानी निकल रहा है और पानी की हाइट कितनी है, ये h। तो गति के समीकरण हिसाब से भी आप जानते हैं कि वेग कितना होगा, p बराबर 2GH, रूट में 2G, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा ये। आगे चलते हैं। एक ताजा पानी से भरे टैंक की पेंदी में एक छेद है तथा पानी इसके बाहर बह रहा है। यदि छिद्र का आकार बढ़ जाता है तो एक टैंक है, थोड़े से लिपरे में से होगा, यहाँ पे तली के पास एक छेद है और इस छेद का मान, पहले इतना बड़ा छिद्र है और बाद में छिद्र बड़ा हो गया है, तो क्या होगा, प्रति सेकंड बाहर बहने वाले पानी का आयतन कम होगा। नहीं, a गुणा v का मान हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा, आयतन कम नहीं होगा। तो ये ऑप्शन गलत है, अपने को इसमें से सही ऑप्शन बताना है, सही ऑप्शन बताना है। पानी के बाहर बहने का वेग अपरिवर्तित रहेगा। तो अभी हमने पढ़ा था v बराबर √2GH, तो वेग का मान यही रहेगा, क्योंकि जब छिद्र बड़ा हुआ है तो हाइट मान लो यहाँ है तो लगभग इतनी हाइट ही होगी, तो हाइट चेंज नहीं हुई है तो v का मान भी चेंज नहीं होगा, थोड़ी देर के बाद की बात अलग है। तो इसका ऑप्शन यही सही होगा। तीसरा तो बिल्कुल ही गलत है, प्रति सेकंड बाहर बहने वाले पानी का आयतन शून्य होता है। पानी का आयतन शून्य नहीं, पानी तो बाहर निकल रहा है तो पानी का कुछ ना कुछ आयतन होगा ही होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। धारा रेखीय प्रवाह किसके साथ ध्रुवों के लिए समान रूप से अधिक होता है, उच्च घनत्व एवं उच्च श्यानता, निम्न घनत्व एवं निम्न श्यानता, उच्च घनत्व एवं निम्न श्यानता, निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता। तो देखिए, धारा रेखीय प्रवाह के लिए आपको रेनॉल्ड्स संख्या का फॉर्मूला याद होना चाहिए, रो वी डी अपॉन में मीटा।
तो घनत्व और किसकी बात हो रही है? श्यानता की। तो आर है वो घनत्व के समानुपाती है, लेकिन आर है वो बीटा के क्या है? अनुपाती। और धारा रे के प्रवाह के लिए आर का मान कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने पढ़ा 1000 से कम ही होना चाहिए, 1000 तक चलेगा। तो आर का मान कम हो, इसके लिए जो विद्युनुपाती वाली संख्या है वो बड़ी होनी चाहिए, और जो समानुपाती वाली संख्या है वो कम होनी चाहिए। बीटा ज़्यादा होना चाहिए और रो क्या होना चाहिए? कम। तभी आर क्या होगा? कम होगा। आर कम हो, इसके लिए ये कम होनी चाहिए और ये क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। तो श्यानता तो होनी चाहिए उच्च, और घनत्व क्या होना चाहिए? कम। यानी कि निम्न घनत्व और उच्च श्यानता। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। अब निम्न में से असत्य कथन बताना है। किसी नली में द्रव की प्रवाह की दर वेंटूरी मापी से माप सकते हैं। बिल्कुल बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है ये। चक्रण स्पिन कारण गतिक उत्थान मैग्नस प्रभाव है। इसमें भी बर्नौली का ही सिद्धांत यूज होता है। बॉल का स्विंग होना, टर्न होना, तो उस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? मैग्नस प्रभाव बोलते हैं। रेनॉल्ड संख्या एक विमाहीन राशि है, तो अगर संख्या है तो ये विमाहीन राशि होगी। ताप वृद्धि से द्रवों की श्यानता बढ़ती है, तो ताप वृद्धि से द्रवों की श्यानता क्या होती है? घटती है। इसमें क्या लिखा है? बढ़ती। तो यही कथन क्या है? असत्य है। बाकी तीनों कथन क्या है? सत्य है। आगे चलते हैं। कथन श्यान बल तरल के प्रतिरोध का मापन है। बिल्कुल सही है। जैसे ठोसों में दो सतहों के बीच में जो प्रतिरोध का मापन है वो कौन है? घर्षण बल है। वैसे ही जैसे ठोसों में श्यान बल होता है, वैसे द्रव परतों के बीच में कौन सा बल होता है? श्यान बल होता है। या कोई आपने ऐसे देखा हो, कोई स्प्रिंग के आप लकड़ी गुटका बांध देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, वो दोलन करता है, लेकिन ज़्यादा देर तक दोलन नहीं करता, वो थोड़ी देर बाद दोलन बंद हो जाते हैं, क्योंकि हवा भी क्या एक तरल है, तो उसके कारण भी क्या उत्पन्न होता है? श्यान बल उत्पन्न होता है। तो ये सही चीज़ है, मतलब कथन सही है ये। श्यान बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा को तरल की उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बिल्कुल। तो श्यान बल जो कार्य करता है, क्योंकि श्यान बल आप जैसे अगर आप घर्षण से तुलना कर पा रहे हैं तो घर्षण का प्रभाव क्या होता है? उष्मीय प्रभाव होता है। वैसे श्यान बल का भी कौन सा प्रभाव होगा? उष्मीय प्रभाव होगा। तो इन दोनों ऑप्शनों के कथन भी सही है और तर्क भी क्या है? सही है। और इस बात का ये बात जवाब भी देती है, मतलब कथन और तर्क सही है और तर्क है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब किसी स्प्रिंग को इसके मुक्त सिरे से बाहर लगाकर खींचा जाता है, स्प्रिंग में उत्पन्न विकृति होगी। तो एक स्प्रिंग है ऐसे, और इस पे बाहर लगाकर क्या किया जाता है? खींचा जाता है। तो बाहर लगा के खींचेंगे तो ऐसी हो जाएगी स्प्रिंग। तो एक तो इसमें अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न हुई है, लंबाई में वृद्धि हुई है, तो एक तो अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न हुई है इसमें। दूसरी तो आप देखिए कि स्प्रिंग का जो ये घुमाव है वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। स्प्रिंग का घुमाव क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो लेकिन शेप वैसी ही रहेगी, सॉरी शेप बदल जाएगी स्प्रिंग की। स्प्रिंग की क्या बदल जाएगी? पहले घुमाव ऐसे था और बाद में घुमाव कैसे हो जाएगा? ऐसे। मतलब ये आप समझ पा रहे हैं कि स्प्रिंग पतला हो जाएगा, मतलब जो उसके कुंडलियाँ सी है वो क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो शेप बदल जाएगी, आकृति बदल जाएगी स्प्रिंग की। तो एक तो अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होगी और एक कौन सी विकृति उत्पन्न होगी? अपरूपण विकृति उत्पन्न। आयतनिक विकृति नहीं, आयतन उतना ही रहेगा, क्योंकि अगर लंबाई में वृद्धि हो रही है तो उस हिसाब से जितनी लंबाई में वृद्धि हुई है उतना इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी क्या हो गया? कम हो गया। तो जितनी लंबाई बढ़ी है उतना क्षेत्रफल कम हो गया, तो आयतन वही रहेगा। तो अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होती है और अपरूपण विकृति भी उत्पन्न होती है। अपरूपण विकृति में क्या होता है? अपरूपण विकृति में आकृति चेंज हो जाती है। आगे चलते हैं। एक खोखला दस्ता समान आकार एवं पदार्थ के बने ठोस दस्ता की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है।
खोखले बेलन में मोड़ देने के लिए आवश्यक बल लागुण समान आकार व पदार्थ के ठोस बेलन को मोड़ देने के लिए आवश्यक बल लागुण की अपेक्षा अधिक होता है। आप दोनों चीजों को समझिए। अब इसी से ले लेते हैं खोखला दस्ता के आप बेलन ही समझ लीजिए। तो एक तो है खोखला बेलन और एक है ठोस बेलन। दोनों समान आकार के हैं, बिल्कुल ऐसे। ये ठोस है। तो इसमें जो सारा का सारा द्रव्यमान है वो कहाँ पर है? सतह पर है। ये सेंटर ऑफ मास है और ये सेंटर ऑफ मास है। इसका सारा का सारा द्रव्यमान दूर है, इसका द्रव्यमान यहाँ पास भी है। तो मतलब अगर मैं जड़त्व आघूर्ण की बात करूँ तो जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो होता है आई। वो आप सीधे समझ लीजिए, आपने नहीं पढ़ा होता है, मार स्क्वायर होता है। तो आर ज़्यादा तो आई भी ज़्यादा, यानी कि खोखले का जो जड़त्व आघूर्ण होगा, क्योंकि दूरी ज़्यादा है द्रव्यमान की, वो ज़्यादा होगा। और ठोस का क्या है? जड़त्व आघूर्ण कम होगा। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें अब आप देखिए कि कौन से बेलन को ऐसे 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 करना है, ऐसे ऐसे मरोड़ना है इसको। तो किस पर ज़्यादा जोर लगेगा, किस पे कम? अब जिस पे ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है वो ज़्यादा प्रबल है, और जिस पे कम जोर लगाना पड़ रहा है वो दुर्बल है। तो बल मतलब बल लागुण, तो बल लागुण बराबर होता है टो बराबर आई एल्फा। आई क्या है? जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण किसका ज़्यादा है? खोखली का। तो खोखली पर बल लागुण भी क्या लगाना पड़ेगा? ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो खोखली बल लागुण है वो, सॉरी, खोखली पर बल लागुण है वो ठोस के बल लागुण से क्या होगा? ज़्यादा। और जिस पे ज़्यादा बल लागुण लगाना है उसकी ताकत, उसका प्रबलता भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो खोखले पर ज़्यादा बल लागुण लगाना पड़ता है, इसलिए खोखला दस्ता है वो समान आकार के ठोस दस्ते से क्या होता है? अधिक प्रबल होता है। तो मतलब कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। तर्क तर्क है वो इसका सही है। लॉजिक जो दिया जा रहा है वो बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन व तर्क सही है, तो तर्क कथन की सही व्याख्या करता है। आगे चलते हैं। अब छोटे विरूपणों के लिए प्रतिबल एवं विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। बिल्कुल सही है। कम विरूपक बल लगाया जाएगा तो प्रतिबल विकृति के समानुपाती होगी, यानी कि हुक के नियम का पालन होता है। प्रतिबल समानुपाती है विकृति। प्रत्यास्थलक कहा जाने वाले ठोसों का वर्ग हुक्स के नियम का पालन नहीं करता। अब प्रत्यास्थलक कौन होते हैं? तो देखिए, जैसे इसका जो ग्राफ आएगा वो होगा ऐसे, ये प्रतिबल है और ये कौन है? विकृति। और प्रत्यास्थलक के लिए ऐसा होता है, ऐसा, ये है विकृति और ये है प्रतिबल। तो समानुपाती ग्राफ आता है वो तो हुक के नियम का पालन करते हैं, जिसका समानुपाती ग्राफ नहीं आता वो हुक के नियम का पालन नहीं करते। तो जो प्रत्यास्थलक जैसे रबर होता है, उस पर आप कम प्रतिबल लगाकर भी उसकी विकृति ज़्यादा आती है, यानी कि ज़्यादा खींचा जा सकता है रबर को कम बल से। और यहाँ पे कहीं पर भी हुक के नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो जैसे रबर है, महाधमनी धमनी जो हृदय के पास शुद्ध रक्त लेके जाती है, उनका प्रतिबल विकृति ग्राफ ऐसा ही आता है। तो प्रतिबल विकृति के समानुपाती है, लेकिन इसका लॉजिक है ये लॉजिक नहीं बन सकता। ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, लेकिन इस बात को ये बात साबित नहीं करती। मतलब ये लॉजिक है, इसके लिए सही नहीं। ये बात दोनों अलग अलग सही है, लेकिन ये इस बात की व्याख्या नहीं करता। अगर ये बात की व्याख्या करता होता तो तर्क कथन का क्या करता है? व्याख्या करता है? नहीं करता। तो अब क्या होगा? कथन व तर्क सही है, परंतु तर्क कथन की सही व्याख्या नहीं करता। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। समझ गए होगे आप? तो ऐसा ग्राफ रबर है, महाधमनी है, वो प्रत्यास्थलक कहलाते हैं, इलास्टोमर कहलाते हैं। आगे चलते हैं। बर्नौली का समीकरण अस्थायी या विक्षुब्ध प्रभावों से संबंधित होता है। तर्क इन स्थितियों में वेग व दाब समय के साथ नहीं रहते हैं। तो देखिए, बर्नौली समीकरण है वो आदर्श द्रवों के लिए बनाई गई है। आदर्श द्रव होते हैं जो अश्यान होते हैं, अश्यान जिनकी परतों के बीच में कोई श्यान बल नहीं, मतलब श्यानता 0 होती है, और धारा रेखीय प्रवाह होना चाहिए। यानी कि बर्नौली समीकरण कैसों पर लगती है? अश्यान
अस्पिंडीय, जिनको मतलब संपीड़ित नहीं किया जा सकता, अस्पिंडीय और धारा रेखीय प्रवाह। तो ये कह रहा है अस्थायी विक्षुब्ध प्रवाह, तो मतलब ये कथन ही क्या है, गलत है। इन स्थितियों में वेग व दाब समय के साथ नहीं रहते। देखिए वेग दाब वाली जो बात है बर्नौली थ्योरम में कहते हैं कि तीनों का योग क्या होता है, वेग का मतलब गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा, तीनों का योग है वो नियत रहता है। इसमें ये बात कही है कि वेग व दाब समय के साथ नियत रहते नहीं रहते। तो कथन भी गलत है और तर्क भी क्या है, गलत है। कथन व तर्क दोनों क्या है, गलत है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अब। तरलों के धारा रेखीय अनुदिश। धारा रेखीय अनुदिश मतलब इन चारों ऑप्शनों में आपसे क्या पूछा है, किसी तरल के कण का वेग नियत रहता है, दी गई स्थिति से गुजरने वाले सभी तरल कणों का वेग नियत रहता है, दिए गए क्षण पर किसी तरल कणों का वेग नियत रहता है, तरल कण की चाल नियत रहती है। तो धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है, ये धारा रेखीय प्रवाह मान लो ये पाइप है, तो इसमें जो द्रव बह रहा है ऐसे बिल्कुल ऐसे बना देता हूँ। तो पहला है किसी तरल कण का वेग नियत रहता है। तो धारा रेखीय प्रवाह में जरूरी नहीं है कि सभी जगह पाइप के अंदर, पाइप अगर पतला ऐसे हो जाए, मान लो ये पाइप ऐसे हो जाए, तो अब यहाँ पर वेग कुछ अलग होंगे क्योंकि अब अनुप्रस्थ काट बदल गया। तो जरूरी नहीं है कि वेग नियत रहे, यहाँ वेग अलग होगा। मान लो इस पॉइंट ए पर वेग अलग होगा और इस पॉइंट वेग बी पर क्या होगा, अलग होगा। ये ध्यान रखना आपको। तो ये बात गलत है। दी गई स्थिति से गुजरने वाले सभी तरल कणों का वेग नियत रहता है। दी गई स्थिति मान लो पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पर जैसे मान लो पहला कण चला गया और वेग था 2, फिर ये दूसरा कण आया तो भी वेग कितना होगा 2, तीसरा कण आएगा तो भी वेग कितना होगा 2। दी गई स्थिति से गुजरने वाले सभी तरल, जितने भी कण इस पॉइंट से गुजरेंगे उस पॉइंट पर वेग का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो यही ऑप्शन इसका सही है। दिए गए क्षण पर सभी तरल, तो दिए गए क्षण पे तो होगा ही नहीं। मान लो आपसे कह दे कि 1:01 में क्या है, तो यहाँ कुछ अलग है वेग, यहाँ कुछ अलग है, तो क्षण की बात भी सही नहीं है। तरल कण की चाल नियत रहती है, चाल नियत रहती ही नहीं, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। आगे चलते हैं। वायुमंडल में खुले घनत्व रो के किसी द्रव की सतह से नीचे गहराई h पर दाब क्या होगा। तो अभी हमने बात की थी कि ये द्रव है, भरा हुआ है, इसमें एक तरल स्तंभ बनाया, आपने ऐसा टॉपिक पढ़ा होगा, बेलनाकार तरल स्तंभ मान लिया था, यहाँ दाब P1 है और यहाँ दाब P2 है। ये कितनी है गहराई, h। तो P1 माइनस P2, यहाँ दाब ज़्यादा और यहाँ दाब कम होगा, P2 माइनस P1 बराबर होगा रो जी एच। तो P2 बराबर होगा P1 प्लस में रो जी एच। और वायुमंडलीय दाब कह रहा है तो मतलब ऊपर वाला जो ये डायग्राम ऐसे होगा, ये द्रव स्तंभ है, जो एक सिरा है वो वायुमंडल में है, मतलब ये जो ऊपर वाला सिरा दाब P1 माना वो कितना है, PA है। PA मतलब वायुमंडल, एटमोस्फियर, तो ये वायुमंडलीय दाब है। तो इसमें P2 बराबर होगा PA प्लस में रो जी, यानी कि वायुमंडलीय दाब से कितना अधिक, रो जी अधिक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रो जी एस द्वारा वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा ये। आगे चलते हैं। किसी तरल के आदर्श प्रवाह को संतुष्ट होना चाहिए। तो तरलों के आदर्श प्रवाह के लिए सांतत्य समीकरण बनेंगे, ए बी बराबर नियत, ए बी बराबर नियत। तो आदर्श प्रवाह के लिए सांतत्य समीकरण है, सांतत्य समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए आदर्श प्रवाह। स्थायी अयान एस पिंडीय के लिए बर्नौली का समीकरण व्यक्त करता है रेखीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और द्रव्यमान संरक्षण। देखिए ऊर्जा, तीनों टोटल ऊर्जाएं हैं, पाइप कैसी भी है, पतली मोटी, सब जगह पर तीनों ऊर्जाओं का टोटल हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो ऊर्जा का मान नियत है, मतलब ऊर्जा क्या है, संरक्षित, मतलब ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जब द्रव्यमान m के किसी गुटके को l लंबाई के किसी तार से निलंबित किया जाता है तो तार की लंबाई कैपिटल L प्लस में स्मॉल l हो जाती है। विस्तारित तार में संचित प्रत्यास्थितिज ऊर्जा होगी। तो
लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ है, तो लंबाई में परिवर्तन हुआ है, लंबाई परिवर्तन कितना हुआ है, छोटा है। मेन तो एल था, ये लंबाई में परिवर्तन है। तो आपको सीधा फॉर्मूला आपको पता है कि स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है 1/2 एफ गुणा में एल, ये है लंबाई में परिवर्तन। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, बल का मान कितना है, एम द्रव्यमान के गुटके को लटकाया है, ये तार है, एल लंबाई का था और एम द्रव्यमान गुटके को, तो भार बल कितना होगा एम जी, जिसके कारण तार की लंबाई में वृद्धि हुई। और मान लेते हैं कि ये गुटका यहाँ पहुँच गया, तो ये लंबाई में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, वो हुई है एल। टोटल लेंथ इसकी कितनी होगी, ये बड़ा एल था सॉरी, तो ये होगी एल प्लस में एल। तो आप गौर से देखिए कि यहाँ से भार बल लटका ये यहाँ तक पहुँचाती है, लंबाई में वृद्धि हुई है स्मॉल एल, लंबाई में परिवर्तन स्मॉल एल, और बल कितना है एफ बराबर एम जी, ये आएगा 1/2 एम जी स्मॉल एल। तो ये स्थिति ऊर्जा हो जाएगी 1/2 एम जी एल, बड़ा एम हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। 4 kg के भार को वहन करते हुए एक 2 mm त्रिज्या के स्टील के तार को छत से लटकाया गया है, तार में उत्पन्न तन्य प्रतिबल का मान है। एक तार है जिस पर कितना भार लटकाया है, 4 kg, और इसकी त्रिज्या कितनी इस तार की, 2 मिलीमीटर, यानी कि 2 × 10⁻³ और प्रतिबल बताना है। तो प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल बराबर होता है सॉरी, प्रतिबल बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। तो बल कितना है, भार बल है एम जी, और क्षेत्रफल कितना है ए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एम जी अपॉन में पाई आर स्क्वायर। तो एम का मान कितना है 4, जी का मान कितना लेना है 3.1 गुना पाई, जी का मान दिया कितना 3.1 गुना पाई, गुना में आर का मान कितना है 2 × 10⁻³ गुना में 2 × 10⁻³ तो ये अब आपको सोल्व करना है। तो जब हम काट बांट के इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3.1 × 10⁻⁶ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अब। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान कीजिए। तो इधर कुछ ऐसे समझ लो परिभाषाएं दी है, इधर किसकी परिभाषा है वो है, वे वस्तुएं जो बाह्य बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती है। तो बाह्य बल हटाते पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है, वो प्रत्यास्थ वस्तु होती है। तो ये होगा इसका ए के आगे क्या आएगा, क्यू। वे वस्तु जो बाह्य बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति में वापस नहीं आती, तो वे होती है प्लास्टिक वस्तु। तो ए के आगे आएगा क्यू, बी के आगे आएगा आर। तो ऑप्शन तो यही लग रहा है। वे वस्तु जो बाह्य बल आरोपित करने पर किसी विरूपण को नहीं दर्शाती, मतलब जिसमें किसी प्रकार का विरूपण उत्पन्न होता ही नहीं, वो होती है दृढ़ वस्तु। वो कैसी वस्तु होती है, दृढ़। किसी वस्तु का वह गुण जिसमें बल विरूपक बल हट जाता है तो वह अपनी पूर्वावस्था में वापस आ जाती है। तो ये होगा प्रत्यास्थ। ये कौन होगा, प्रत्यास्थ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बस इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी तार पर तनन प्रतिबल को आरोपित किए जाने पर यदि उसका आयतन समान रहता है तो तार के पदार्थ का पायसन अनुपात। देखिए पायसन अनुपात क्या होता है, आप देखिए इसमें कि मान लो ये वायर है और इस पे हमने वजन रखा है, तो आपको पता है इसको खींचा ऐसे, तो क्या होगा कि इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, लेकिन तार पतला भी हो जाएगा। तो मतलब दो टाइप की विकृति उत्पन्न हो रही है। एक तो ये वाली विकृति की लंबाई में परिवर्तन कितना हो गया, डेल्टा एल। एक देखिए कि पहले इतना त्रिज्या थी और अब त्रिज्या इतनी हो गई है, तो त्रिज्या में परिवर्तन कितना हुआ है, डेल्टा आर। त्रिज्या कम हुई है तो डेल्टा आर का निशान किस में लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा। तो दो टाइप की विकृति उत्पन्न हो रही है। जो ऐसे हो रही है जिधर बल लगा है उसी दिशा में होती है अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य विकृति जो हुई है वो हुई है, अनुदैर्ध्य विकृति वो होती है डेल्टा एल बट्टा में एल।
और ये जो ऐसे वाली विकृति है, ये वाली, वो होती है अनुप्रस्थ विकृति, वो होती है अनुप्रस्थ विकृति। वो कितनी है, डेल्टा आर बट्टा में आर, और निशान किसका होता है, माइनस का। अब पाइसन अनुपात क्या होता है, वो होता है अनुप्रस्थ विकृति में अनुदैर्ध्य विकृति का भाग देना, यानी कि माइनस डेल्टा आर बट्टा में आर बट्टा में डेल्टा एल बट्टा में एल, ये होता है। ठीक है, तो आपको इसी का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे कि इस तार का जो आयतन है वो है बी बराबर होगा पाई आर स्क्वायर इंटू में एल। मान लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी थी, एल। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, दोनों तरफ परिवर्तन लूँगा। वैसे आंशिक अवकलन बोल सकते हो, अवकलन लेना है, एक बार परिवर्तन लेना है। तो v में परिवर्तन डेल्टा v, फिर r में परिवर्तन लेना है एक बार, l को छोड़ देना है, और फिर l में परिवर्तन लेंगे तब r को छोड़ देंगे। ये होगा पाई r का अवकलन करेंगे तो आएगा 2r, और फिर परिवर्तन के रूप में लिखेंगे डेल्टा r, ये इतना हुआ है, r स्क्वायर हो गया 2r डेल्टा r, और l का l, प्लस ये कितना होगा, अब की बार पाई आर स्क्वायर को सीधा छोड़ना है और किस में परिवर्तन लेना है, एल, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है इसमें कि ये कह रहा है कि आयतन समान रहता है, मतलब आयतन परिवर्तन कितना है, 0 है। आयतन समान है तो आयतन में परिवर्तन कितना होगा, 0, यानी कि ये 0 दिया हुआ मान, तो पाई 2r डेल्टा आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। आपको चाहिए पाइसन अनुपात, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या होगा, ये बनेगा पाई 2r डेल्टा आर एल बराबर, ये इसको इधर कर लिया तो हमने माइनस का कर लेंगे इसको, बराबर पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इस आर से ये आर कैंसिल होगा तो यहाँ आर बच जाएगा। तो इस एल को मैं इसके बट्टा में ले जाऊँ, क्योंकि मेरे को ऐसी फॉर्म चाहिए, ऐसा फॉर्म चाहिए, तो डेल्टा एल बट्टा में एल हो जाएगा, आर को मैं इधर ले आऊँगा, तो ये बनेगा माइनस का 2 डेल्टा आर बट्टा में आर बराबर डेल्टा एल बट्टा में एल। तो इसको इधर ले आऊँ, इसको इधर भेज दूँ, ये आएगा माइनस का डेल्टा आर बट्टा में आर, और इस पूरे को इधर लाना है डेल्टा एल बट्टा में एल, जो कि कौन है, सिग्मा। ये कौन है, सिग्मा है, बराबर ये इधर आ गया बट्टा में, तो इस -2 को इधर भेज दिया, तो -2 किस लिए भेजना ही नहीं, ये माइनस का निशान इधर रख दिया, तो सिर्फ 2 को भेज, तो ये 1/2 बन जाएगा। ये कितना मान आएगा, ये आएगा 0.5। ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, ऐसे कर देंगे इसको, आगे चलते हैं। हुक के प्रत्यास्थता के नियमानुसार यदि प्रतिबल बढ़ता है तो प्रतिबल से विकृति का अनुपात। देखिए, प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल होता है वो विकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है, और प्रतिबल बट्टा विकृति बराबर होता है प्रत्यास्थता गुणा ई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्रतिबल बढ़ता है, लेकिन ये जो, क्योंकि अगर धातु ही चेंज नहीं किए या मटेरियल चेंज नहीं हुआ है और प्रत्यास्थता की सीमा है, तो ये मान क्या रहेगा, वैसे ये नियत ही रहता है। तो अगर ये नियत रहता है तो अगर प्रतिबल डबल होगा तो विकृति भी कितना हो जाएगी, डबल, ताकि ये मान वही आता रहे। तो प्रतिबल बढ़ने से विकृति भी उतनी गुणा बढ़ जाएगी, लेकिन उन दोनों का अनुपात हमेशा ही क्या रहेगा, नियत रहता है। जितना गुणा प्रतिबल बढ़ेगा उतना ही गुणा विकृति, मतलब 2 गुणा बढ़ गया तो ये भी 2 गुणा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए, तो वापिस मान वही आता रहेगा। मान लो पहले मान 2 है, फिर ये 4 गुना हो गया, ये 4 गुना हो गया, लेकिन 4 कट के वापिस उत्तर कितना आएगा, 2 ही आएगा। प्रतिबल और विकृति का अनुपात हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है प्रत्यास्थता की सीमा में। आगे चलते हैं। वे पदार्थ जिन्हें अधिक विकृति उत्पन्न करने के लिए खींचा जा सकता है कहलाते हैं। तो अभी बताया था आपको, रबड़ को बहुत ज़्यादा खींच सकते हैं, वो इलास्टोमर थे, प्रत्यास्थलक पदार्थ होते हैं वो, महाधमनी भी ऐसा होता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यंग गुणांक एवं अपरूपण गुणांक केवल ठोसों के लिए पारसिंग है। बिल्कुल, यंग गुणांक और अपरूपण गुणांक है, हम नॉर्मली ठोसों के लिए ही पढ़ते हैं।
आयतन गुणांक ठोसों, द्रवों एवं गैसों के लिए प्रासंगिक है। आयतन गुणांक तीनों का ही पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस के लिए। धातुओं में प्रत्यास्थ बहुलकों, प्रत्यास्थ जैसे रबर की बात रखी, अपेक्षा यंग गुणांक के मान अधिकतम होते हैं। बिल्कुल सही है, रबर का प्रत्यास्थता गुणांक कम होता है, जबकि यंग प्रत्यास्थता गुणांक, धातुओं का यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो ज्यादा होता है। तो धातुओं का वाई धातु इज ग्रेटर देन वाई प्रत्यास्थ, ठीक है, ये याद रखना है। रबड़ कोई मान लो लोहा है, लोहे का प्रत्यास्थता गुणांक रबड़ के प्रत्यास्थता गुणांक से क्या होगा, ज्यादा होगा, या स्टील का प्रत्यास्थता गुणांक रबड़ के प्रत्यास्थता गुणांक से क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब प्रत्यास्थता ऐसे नहीं है कि रबड़ छोड़ते ही वापिस आ जाता है, उससे नहीं, मजबूती के हिसाब से भी देखा जाता है। मिश्र धातुओं में धातुओं की अपेक्षा यंग गुणांक के मान अधिकतम होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, धातुओं का भी मिश्र धातुओं से ज्यादा हो सकता है। तो गलत कौन सा वो बताना है। तो इसमें देखिए, मिश्र धातुओं में धातुओं की अपेक्षा यंग गुणांक के मान अधिकतम होते हैं, नहीं, जरूर नहीं। तो धातुओं का भी मिश्र धातुओं से ज्यादा हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो गलत कथन है। माना वाई एस एवं वाई ए स्टील व एल्यूमिनियम के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांकों को प्रदर्शित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्टील एल्यूमिनियम से अधिक प्रत्यास्थ होता है, अतः यह पालन करता है। देखिए, स्टील है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है, और प्रत्यास्थ जो ज़्यादा है मतलब उसका प्रत्यास्थता गुणांक भी ज़्यादा है। तो अगर स्टील एल्यूमिनियम से अधिक प्रत्यास्थ है तो वाई एस इज ग्रेटर देन वाई ए होगा, वाई एस इज ग्रेटर देन वाई ए होगा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो अपरूपक प्रतिबल के प्रकरण में आयतन में परिवर्तन होता है। अपर रूपक प्रतिबल के प्रकरण में आयतन में परिवर्तन होता है। तो अपरूपक प्रतिबल में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लो ये एक बेलनाकार आकृति की वस्तु है और इसके यहाँ स्पर्श रेखे दिशा में बल लगाया, तो ये जो भुजा है इसको नीचे से पकड़ के ऐसे ये ऐसे बल लगाया, तो ये वाली भुजा ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ये यहाँ पहुंच जाएगा मान लो। तो आयतन यानी कि स्थान तो उतना ही घेर रहा है, सिर्फ आकृति में बदलाव हुआ है, आयतन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो ये कथन गलत है। द्रव चालित प्रतिबल के प्रकरण में आकृति में परिवर्तन नहीं होता। तो द्रव चालित प्रतिबल क्या होता है कि यहाँ पर एक गोलाकार वस्तु रखी है पानी के अंदर, तो सभी दिशाओं में दाब आरोपित हो रहा है, लंबवत दाब, तो ये आयतन में क्या आएगी, आयतन क्या होगा, कम होगा, लेकिन आकृति वही रहेगी, गोलाकार ही। आकृति अभी भी क्या रहेगी, गोलाकार। इसमें आकृति बदलती है, इसमें आकृति बदलती है, आयतन नहीं। लेकिन इसमें आयतन बदलता है लेकिन आकृति नहीं बदलती। तो आकृति में परिवर्तन नहीं होता, ये बात सही, आकृति में परिवर्तन नहीं होता, यही इसका ऑप्शन सही होगा। अपरूपण प्रतिबल में आकृति में परिवर्तन नहीं होता, तो आकृति में परिवर्तन होता है, आकृति बदलती है। द्रव चालित प्रतिकरण आयतन में परिवर्तन नहीं होता, आयतन में परिवर्तन होता है। समझ में आ गई बात। ऐसे इसका ऑप्शन नंबर बी है वही सही है। दाब एक अदिश राशि है क्योंकि आप देखिए दाब क्या होता है, इस सतह पर जो बल लग रहा है, एक इस सतह पे ऐसे बल लगाए हैं, ठीक है, तो इस पे बल ऐसे लगाएंगे तो हमारे को इस बल का, ये बल ऐसे लगाए, इस बल का कौन सा घटक चेक करना होता है, ये वाला जो इस सतह के क्या हो, लंबवत। ये लंबवत यही आ रहा है ना, ये एफ लंबवत और एफ ये समांतर। तो दाब के अंदर हमेशा ही जो बल होता है वो कौन सा लिया जाता है, लंबवत। बल की कैसी दिशा है, कितने कोण पर, उससे बात से मतलब नहीं है, बल का जो लंबवत घटक है वो ही दाब के लिए होता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है ना, तो बल का लंबवत घटक होता है, ठीक है। तो दिशा से कोई मतलब ही नहीं है, हमारे को सिर्फ कौन सा घटक देखना है, लंबवत। क्षेत्रफल के जो लंबवत घटक है, सतह के जो लंबवत घटक है उसी को ही देखना होता है। तो ये बल एवं क्षेत्रफल अनुपात है, बल व क्षेत्रफल दोनों सदिश हैं। ये बल के परिमाण एवं क्षेत्रफल का अनुपात है,
ये अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात है। इसीलिए ये कैसी राशि है? अदिश राशि। इकाई क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। आदर्श द्रवों का दृढ़ता गुणांक कितना होता है? तो आदर्श द्रवों का दृढ़ता गुणांक कितना होता है? 0। दृढ़ता मतलब आप समझ रहे हैं, पानी का अपने थोड़ा सा बल लगाते वो आगे खिसक जाता है, वो इतना दृढ़ नहीं होता। तो दृढ़ता कितनी मानी जाती है? 0। समझ में आ गई बात? ये इसका कितना होगा? 0 होगा। तांबे के ठोस घन का किनारा 10 सेंटीमीटर का है। इस पर 7.20 गुणा 10 की पावर 6 पास्कल का जलीय दाब लगाने पर इसके आयतन में 0.06 सेंटीमीटर क्यूब का संकुचन होता है। तांबे का आयतन गुणांक होगा। तो देखिए, घन का एक किनारा मतलब एक भुजा का मान दिया 10 सेंटीमीटर, तो एक भुजा यानी कि L बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो आयतन कितना होगा? L की क्यूब यानी कि 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 गुणा में 10 की पावर -2। तो 10 गुणा में 10 की पावर -2 की क्यूब यानी कि आएगा 10 की क्यूब गुणा में 10 की पावर -6 यानी कि एक्चुअल में होगा 10 की पावर -3 मीटर की मीटर क्यूब में बदल गया। तो इसका आयतन कितना है? V बराबर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। इस पर कितना दाब लगाया गया है? दाब इसको हम F/A बोलेंगे। कितना मान दिया भैया? 7.20 गुणा 10 की पावर 6 पास्कल, यानी कि एक तरीके का प्रतिबल है। जलीय दाब और इसके आयतन में परिवर्तन कितना हुआ है? संकुचन यानी कि परिवर्तन 0.06 गुणा 10 की पावर -2 का क्यूब यानी कि होगा 0.06 गुणा 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। आयतन गुणांक पूछा है, तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? बी बराबर होता है F/A और डेल्टा V नीचे और V ऊपर, ये होता है। F/A का मान कितना दिया हुआ है? F/A का मान दिया हुआ है 7.2 × 10⁻⁶ और आयतन कितना दिया? 10 की पावर -3 और ये कितना होगा? तो ये होगा A का मान एक F/A पूरा का मान दिया हुआ है, तो A की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेल्टा V का मान कितना दिया? डेल्टा V का मान दिया 0.06 × 10⁻⁶। तो अब ये कितना हो जाएगा? देखिए, 10 की पावर 6 ऊपर जाएगी तो प्लस की 10 की पावर 12 बनेगी। 10 की पावर प्लस की 12 में 10 की पावर -3 गई तो बचेगा 10 की पावर 9 और ये पॉइंट उड़ाएंगे तो ये पॉइंट पूरा उड़ जाएगा। तो ये 720 होंगे और इसको काटेंगे 6 से तो 120 आएगा, यानी कि 120 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका उत्तर। इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। 2 mm त्रिज्या का एक गोला किसी द्रव में गिरता है तथा 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का अंतिम वेग प्राप्त करता है। यदि इसी पदार्थ का गोला जिसकी त्रिज्या 4 mm है गिरता है तो उसका अंतिम वेग होगा। तो अंतिम वेग वाला फॉर्मूले से हम बात करेंगे। अंतिम वेग का फॉर्मूला क्या है? V बराबर 2/9 r² सिग्मा माइनस रो g/मीटा। तो V है वो r² के क्या है? समानुपाती है। आपको 2 त्रिज्याएं दी हुई है और एक अंतिम वेग दिया है। पहले त्रिज्या इतनी है तो इतना अंतिम वेग, और बाद में क्या त्रिज्या इतनी है तो कितना अंतिम वेग हो जाएगा। तो हमारे लिए सिर्फ यही फॉर्मूला काम में आएगा। तो बाद वाला वेग v2, पहले वाला वेग v1, त्रिज्या के समानुपाती है ये। तो r2 का स्क्वायर बट्टा में r1 का स्क्वायर। तो r2 कितनी है? 4 का स्क्वायर और r1 कितनी है? 2 का स्क्वायर। ये आएगा 16/4 यानी कि कितना आएगा? 4। तो V2 बराबर आएगा 4v1। तो V2 बराबर 4 गुणा में v1 का मान कितना है? 5। यह आएगा 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऐसे कर देंगे इसको। आगे चलते हैं अब। दिए गए पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक उसके दृढ़ता गुणांक का 2.4 गुना है तो पॉइसन अनुपात होगा। तो देखिए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक को लिखते हैं y से और
दृढ़ता गुणांक को लिखते हैं हम नीटा से। तो वाई है वो नीटा का कितना गुणा है, 2.4 गुणा है। तो पाइसन अनुपात पूछा है, मतलब सिग्मा की वैल्यू पूछी है आपसे। तो देखिए इन सब में संबंध होता है वाई बराबर 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा। तो क्या मैं वाई की जगह ये लिख देते हैं, तो 2.4 नीटा बराबर 2 नीटा और 1 प्लस सिग्मा। तो नीटा से नीटा कट जाएगा, 2 इधर आएगा, तो 2.4 बट्टा में 2 कितना हो जाएगा, ये 1.2 हो जाएगा। और इधर क्या है, तो यानी कि 1 प्लस सिग्मा का मान आ गया, वो कितना आ गया, 1.2 आ गया। तो सिग्मा बराबर आएगा 1.2 माइनस 1, कितना आएगा, ये 0.2 आएगा। तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 0.2। आगे चलते हैं। पदार्थों में उच्च प्रत्यास्थता गुणांक का कारण बताइए। तो प्रत्यास्थ में उच्च प्रत्यास्थता, इनमें से जो सही ऑप्शन होगा वो है बंधों की उच्च प्रबलता, यानी कि जो परमाणु है उनके बीच में जो बंध बने हुए हैं वो उच्च प्रबलता से टाइटली बाउंड होते हैं। तो बंधों की उच्च प्रबलता। श्यान बल है, तो श्यान बल जैसे घर्षण बल है वैसे ही है, दोनों ही विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति के बल, यानी कि इनका जो बेसिक कारण निकलेगा वो आवेश निकलेगा, आवेशों के बीच में लगने वाले बलों के कारण ही होता है ये। तो ये कौन सा बल है, आवेशों के बीच में कौन से बल लगते हैं, विद्युत चुंबकीय बल लगते हैं। आगे चलते हैं। किसी दंड को सिरों पर आधारित करके मध्य में भार लटकाया जाता है, इसमें होने वाले बंकन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए आपने ऐसा डायग्राम पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, ऐसा कि एक ऐसा दंड है ये, यानी कि ऐसा समझ लो ये कोई गाटरी है, समझ लो इस पे हमने वजन लटका दिया डब्लू। तो डब्लू वजन लटकाएंगे तो इसमें झोल हो जाएगा ऐसे। जो झोल होगा, जो जो झोल या बंकन, उसी बंकन बोलते हैं, उसको डेल्टा से लिखते हैं। उसका फॉर्मूला होता है, ये झोल आया जो WL की क्यूब 4DD की क्यूब वाई, ये होता है। बंकन लंबाई दुगुनी करने पर बंकन 8 गुना हो जाएगा। तो लंबाई दुगुनी करने पर, यानी कि डेल्टा एल की क्यूब, लंबाई एल क्यूब के समानुपाती, यानी कि डेल्टा बराबर आएगा एल की क्यूब, यानी कि 2 की क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो बंकन पहले वाला कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। कितना गुना, 8 गुना हो जाएगा। बंकन चौड़ाई के समानुपाती होता है। तो ये गहराई होती है, बिड चौड़ाई होती है, तो बंकन है वो चौड़ाई बी के क्या होता है, व्युत्पन्न, ये चौड़ाई। बंकन कम करने के लिए दंड की मोटाई अधिक होनी चाहिए। तो मोटाई बोल दो चाहे गहराई बोल दो, ये दोनों हैं। तो ये भी क्या होनी चाहिए, बंकन को कम करने के लिए इसका मान अधिक होना चाहिए। तो ये भी सही है। बंकन कम करने के लिए ऐसे द्रव्य का उपयोग करना जिसका यंग गुणांक वाई कम हो। ये वाई कम होगा, वाई व्युत्पन्नपाती, अगर वाई कम है तो बंकन क्या हो जाएगा, ज़्यादा। हमारे को बंकन कम करना है तो वाई का मान क्या लेना पड़ेगा, ज़्यादा। ये कह रहा है कि वाई कम लेना है, जबकि बंकन कम करना है तो वाई क्या लेना पड़ेगा, ज़्यादा लेना पड़ेगा। ये ऑप्शन नंबर डी ही इसका गलत कथन है। तो ये प्रश्न थे, इन 40 प्रश्नों का सॉल्यूशन है। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।